सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुल्करनैन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। फिर हमारे साथ लाहौर से आज़म चौधरी साहब भी हैं और हमारे नुमाइंदे अब्दुर रहमान भी हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में दूसरे जो हमारे मेहमान हैं ये फ़ख्र रहमान साहब हैं। और आज बड़ा अहम पॉलिटिकल मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे, वही वज़ीर आज़म बनेंगे। और ये बात सिंध के वज़ीर आला ने कही और बड़ी एक संजीदा बात कही। इसके साथ ही नवीद कमर साहब की भी एक गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एक दिन भी जो इलेक्शन है उसका अल्तवा नहीं चाहते। और उन्होंने कहा है कि 8 अगस्त ये प्रपोज़ की गई है डेट कि आप असम्बली डिज़ोल्व कर दें। और असम्बली जो है वो अगर डिज़ोल्व नहीं की गई 2-3 दिन पहले तो ज़ाहिर है उसकी नेचुरल लाइफ जो है वो ग़ालिबन 2-3 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी 12-13 अगस्त को। तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शंस होंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा, अगर असम्बली पहले डिज़ोल्व की गई तो 90 दिनों में इलेक्शन होंगे, और अगर अपने टाइम पे असम्बली तहलील होती है तो फिर 60 डेज़ में इलेक्शंस होंगे। लेकिन ये बड़ी अहम गुफ्तगू है जो पीपल्स पार्टी ने जो आज की है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के जो तर्जमान है JUIF के असलम गौरी, उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये तो जो सारा आदम एतमाद के बाद हुकूमत में जाना ये सब कुछ ये तो पीपल्स पार्टी ने और जरदारी साहब की सोच थी, हम तो फौरी तौर पर आदम एतमाद के बाद इलेक्शंस में जाना चाहते थे। एक बड़ी अजीब सी खिचड़ी जो बनी है इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज एक गुफ्तगू की है मरियम औरंगज़ेब साहबा ने। ये मामला जो था लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब, ये बेसिकली एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है। ये इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है ये उसकी आपको एक कहानी ये आपको समझ में आती है। आज़म चौधरी साहब प्रेस क्लब के सदर हैं और बड़े ज़बरदस्त उनका एक अपना हलका भी है और बड़े सहाफ़ियों में बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। अगर आज़म चौधरी के साथ ये हो सकता है तो जो आम लोग हैं दूसरे सहाफ़ी उनके साथ क्या होगा और आज़ादी सहाफ़त की क्या हैसियत है। और जिस तरीके से आज मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर इत्तलात हैं वो जो गुफ्तगू की है, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो PTI के चेयरमैन के बारे में गुफ्तगू करती हैं उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू की। असल में प्रॉब्लम इनकी ये है कि जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये दे आर आउट ऑफ द स्किन, फिर वो नहीं देखते कि क्या वो बात कर रहे हैं। और जब वो ये अपोजिशन में होते हैं तो फिर ये सहाफ़ियों के पीछे आते हैं और उनके साथ चलते हैं, उनके साथ पटिशन्स में भी ये वो सिग्नेटरी बनते हैं। लेकिन हुकूमत में आने के बाद ऐसा लगता है इनको कि शायद हमने आब हयात पी रखा है और अब हुकूमत में हमेशा ही रहेंगे। तो उन्होंने आज बड़े झूठा करार दिया आज़म चौधरी साहब को और कहा कि ये ऐसे है और ऐसे, और PTV यानी मतलब मैं हैरान, लोग देखते नहीं है PTV, लेकिन चलें बहरहाल जो भी है सिलसिला वो आज़म चौधरी साहब से हम ये इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और एक और बात कही आज शहबाज शरीफ साहब ने, हमेशा रोज़ाना वो कुछ ना कुछ मंजन तो बेचते हैं, लेकिन आज वो जब बड़े जज्बात में आ गए तो उन्होंने कहा कि पिछले 77 ईयर्स में पाकिस्तान में सारे मंसूबे कागज़ों पे बने। और वो जो उनकी भतीजी हैं वो कहती हैं कि अगर आप नवाज़ शरीफ साहब का टाइम निकाल दें तो बाकी पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने सबकी नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी भतीजी भी ऐसे बोलती है, जब मेरे पाजी थे वज़ीर आज़म या मैं वज़ीर आला था तो ये मंसूबे सारे कागज़ों पे बने हैं बस, और अब जो है ना टाइम आ गया है कि हम सही मंसूबे बनाएं। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुकदमे की भी हम अपडेट लेंगे। तो सबसे पहले अच्छा एक और बड़ा अहम मुकदमा है जो ज़ुल्करनैन आज हमें ख़ास तौर पर उसके बारे में बताएंगे कि जनाब फंडिंग केस PTI का बड़ा रौला कि जी आज भी हम उसकी बाज़गश्त सुनते हैं, इसराइल से पैसे आ गए जी, फ़लाँ से पैसे आ गए फंडिंग के। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे या शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि तमाम जो पार्टीज़ हैं उनका जो फंडिंग की स्क्रूटनी है उसको आप एक साथ करें। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, जो आज मुझे जुल्करनैन ने बताया कि जनाब जो पीटीआई और नून लीग की फंडिंग करने वाले जो कमेटी थी वो अब वर्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि बंदे कुछ रिटायर हो गए, तो उनकी जो अब फंडिंग है वो तो बिल्कुल यानी उसकी कोई तहकीक ही नहीं है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। लेकिन पीटीआई की फंडिंग के हवाले से मामलात जो हैं वो बड़े अजीब व गरीब अंदाज में इस हुकूमत ने आगे चलाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं फ़ख्र रहमान साहब, मुझे ये बड़ी संजीदा स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो की कि वो वज़ीर आज़म होंगे, हमारे उम्मीदवार होंगे, ये कहा है मुराद शाह साहब ने, और वो सिंध के वज़ीर आला हैं, बड़े संजीदा वो लीडर हैं, और उनकी आसिफ ज़रदारी के बाद जो और बिलावल भुट्टो के बाद जो सबसे अहम तरीन पॉलिटिकल शख्सियत हैं पीपल्स पार्टी की वो सैयद मुराद अली शाह हैं। और बिलावल साहब ने भी बड़े दौरे किए हैं, बड़ा उन्होंने भी अपना इमेज बैरूनी दुनिया में बड़ा बनाया। जापान गए थे, फिर पता चला जापान से शायद फिर अमेरिका चले गए। तो ये जो स्टेटमेंट आ गई है उनकी कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, तो नून लीग वालों से किसी से आपकी बात हुई, कुछ बताएंगे हमें? देखिए, नून लीग वालों से तो बात करने की कोशिश की कि शायद वज़ीर आला सिंध जो हैं उनके बयान के ऊपर कोई रद्द अमल मिल जाए। लेकिन जब डेढ़ साल पहले जब ये पीडीएम के सारे मामलात तय हो रहे थे, तो उस वक़्त इन्होंने इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि अच्छा जी, इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं वो PMLN से होंगे और उसके बाद नेक्स्ट बिलावल भुट्टो होंगे। तो ये ख्वाब जो था आसिफ अली ज़रदारी साहब ने देखा था और अब वो उसको हकीकत में लाना चाहते हैं। लेकिन दुबई में जो मीटिंग हुई, आपने देखा कि दुबई के अंदर मीटिंग के हवाले से कुछ नहीं निकला। फिर बिलावल भुट्टो जो थे वो जापान गए और फिर जापान से एकदम अमेरिका रवाना हो गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि PMLN के अंदर नवाज शरीफ साहब भी चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, मरियम के बारे में भी ख्वाहिशात ऐसी थी कि उन्होंने बनना है, और शहबाज शरीफ जो हैं वो भी अपनी कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी PMLN के अंदर वज़ारत उज़्मा के हवाले से और जो आइंदा का सियासी लाएअमल है उसके ऊपर एक डेडलॉक जो है वो नज़र आ रहा है। मुझे ये बताएं, ये बड़ी अहम बात है। देखें, नवाज शरीफ साहब इस वक्त वतन वापस नहीं आ पा रहे, वो अभी तक कोई उनको गारंटी चाहिए या जो भी चाहिए, उनके भाई की गवर्नमेंट है लेकिन वो नहीं आ रहे। दुबई से वो सऊदी अरब चले गए, पता नहीं कितने दिन वहाँ पे क़याम करते हैं और उसके बाद उन्होंने वापस चले जाना है लंदन, अभी इधर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि इलेक्शन बिल्कुल आगे नहीं होंगे और वो उन्होंने 8 अगस्त डेट भी दे दी है। साथ उन्होंने अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी पिच कर दिया है, पब्लिक कर दिया है कि जनाब हमारा तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तो बिलावल भुट्टो हैं। तो इन हालात में जो नून लीग है वो तो इस वक्त जो पार्टी जिसको वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं वो तो अभी पाकिस्तान आने की पोजीशन में ही नहीं है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर तो एक तलवार लटक रही है, अदालत से किसी भी वक्त किसी तरह का भी फ़ैसला आ सकता है। तो लगता जो बज़ाहिर नून लीग बड़ी जीती हुई लगती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमली तौर पर वज़ारत उज़्मा के लिए तो उनकी पोजीशन जो है वो को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही इस तरह। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि देखें, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक़ है तो उनके हवाले से पता नहीं उन्होंने कोई कानून बनाया है कि जी वो आ सकते हैं, लेकिन वो 62(1)(f)(g) जो है वो एक सुपरलेटिव लेजिस्लेशन है और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो रास्ता बंद है। इसी तरह से जहाँ तक मरियम का ताल्लुक़ है तो उसके भी चांसेस जो हैं वो कम है। जो कानूनी तौर पर जो हर्डल हैं वो तो नज़र आ रहे हैं। अब जहाँ तक बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने का जो मामला है, इसी के ऊपर वो ये पीपल्स पार्टी जो है, आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, वो इसी के ऊपर बात को हतमी करना चाहते हैं कि अब टर्न हमारा है। और ये जो बात ऐसे नहीं है, मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े ही मुस्तनद ज़राए से ये कह सकता हूँ, जो मुझे पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि जब आसिफ अली ज़रदारी कोई बात करते हैं तो उसके पीछे एक वज़न होता है और वो ऐसे हवा में नहीं बात करते। अब बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने का जो मंसूबा है वो उन्होंने बहुत पहले बनाया था, लेकिन अब इसके अंदर PMLN अच्छा, चले मैं आपकी बात में समझ,
जुल्करनैन, ज़रा थोड़ी सी अदालत की बात भी कर लेते हैं। ये नवाज शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से, अगरचे वो उन्होंने एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन कर दी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आप तय्युन जो है वो इस ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता, और शायद यही वजह है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। तो इन हालात में, और देखें 14 मई को इंतखाब कराने की जो बात थी उसमें जो फंडिंग नहीं हुई, वो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्टली उसमें ज़िम्मेदार हैं, इसहाक डार साहब उसमें ज़िम्मेदार हैं, आज़म तारड़ साहब उसमें, नज़ीर आज़म तारड़ साहब उसमें ज़िम्मेदार हैं, राना सनाउल्लाह साहब उसमें ज़िम्मेदार हैं। तो अदालत जिस वक्त भी चाहे तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको इनिशिएट कर सकती है। वो तो अदालत ने खुद नहीं की, क्योंकि उनका मसला था कि इलेक्शन, अच्छा अब 13 को अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, तो उसके बाद 17 सितंबर और 13 के बीच में 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा हैं, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। देखिए समी साहब कर तो सकती है, लेकिन ये तौहीन अदालत की कार्रवाई फ़िलहाल होती नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जो मैं आपको एक इनसाइडर दे रहा हूँ, ये जो 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने ये केस सुना था, तीनों इंतहाई क्लोज हैं आपस में, बड़ी करीबी रफाकत भी है इनकी आपस में और साथ भी है। बाज़ लोग इनको हम ख्याल ग्रुप का भी कहते हैं कि जी करता धरता यही है सारे चीफ जो जस्टिस के साथ क्रिटिसिज्म करते हैं वो हम ख्याल ग्रुप, वो कहते हैं जी हर बेंच में ये 2 शामिल होते हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई पे इन तीनों का आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो मैं ऑन एयर आज कह रहा हूँ, पहली बार ये बात सामने ला रहा हूँ कि तौहीन अदालत की कार्रवाई पे ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथी जजेस हैं ये मुत्तफिक नहीं हो रहे पूरे तरीके से कि ये कार्रवाई इनिशिएट की जाए। इस वजह से मुझे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात जो है नवाज शरीफ साहब की अहलियत की, जब ये 621F के तहत ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हुई कि इसमें सदा 5 साल होगी, तो अपने प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप में हमने हामिद खान साहब को लिया, जो पाकिस्तान के इसको कह लेंगे जो जिंदा हैं लोग हैं उनमें सीनियर तरीन वकला में उनका शुमार होता है, तो जिनकी जुडिशरी समेत हर फोरम में बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। उनको जो उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया, कई और सीनियर वकला से हमने ऑन एयर भी बात की, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, सबका मौक़िफ़ यही था। कई वो जो साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, एक तो मौजूदा हुकूमत में भी रह चुके हैं, उनसे भी बात हुई। अब उनका भी कहना था कि ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता। समीउल्लाह बलोच केस जिसमें ये तयन किया गया था कि नाअहली ताहयात होगी 621F के तहत, उसमें ये लिखा होता है जब तक पार्लियामेंट 621F को अमेंड नहीं कर लेती, तो उसमें लिखा हुआ है कि तरीकाकार क्या है कि आइन में तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आज़म नज़ीर तारड़ साहब नवाज शरीफ साहब को बेवकूफ़ बना रहे थे कि हमने कर दिया सारा, और मलिक अहमद जो आपके सांतो आपके दोस्त हैं। देखिए अब उसमें यह कि अगर तो मियाँ साहब इस बात पे एग्री हो जाते या उनको समझ आ जाती कि हाँ जो इन्होंने लेजिस्लेशन किया ये ठीक है, इसीलिए नहीं आया। अच्छा उसकी एक तो आए नहीं, दूसरी बात ये कि इस लेजिस्लेशन के बाद मुस्लिम लीग नून का जो इलेक्शन है पार्टी इलेक्शन वो हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है पार्टी सदारत केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि पार्टी सरबराह होने के लिए 62 और 63 के ऊपर अहलियत होना ज़रूरी है, यानी कि जो MNA बन सकता है वही पार्टी सरबराह बनेगा। अब अगर इस लेजिस्लेशन के तहत नाअहली ख़त्म हो चुकी है, सज़ा 5 साल पूरी हो चुकी है, तो मियाँ साहब पार्टी सदर के उम्मीदवार क्यों नहीं बने? शहबाज शरीफ साहब को क्यों बनाया गया? इसलिए कि उनको अंदर से पता है कि किसी टाइम भी कटा खुल जाएगा। हमने कच्चा काम किया, पक्का काम नहीं डाला हुआ। बड़ा अच्छा खासा बड़ा कटा है। अच्छा अब मैं ये आज़म चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ, और ये इसमें तो कोई शक नहीं कि जरदारी साहब बड़े ज़बरदस्त गेम प्लानर हैं, और उन्होंने जो भी उनके मुराद अली शाह साहब ने जो नाम लिया बिलावल भुट्टो का, लेकिन जो पाकिस्तान की गलियों में हम देखते हैं, जो पाकिस्तान के महलों में हम देखते हैं, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये तो इनके सारे वोट भी आप अगर मिला लें तो एक पार्टी से ज़्यादा नहीं हो सकते। वो जो एक पार्टी जिसको ये इररेलेवेंट कहते थे और कहते थे कि जी बिल्कुल ये काम फारग हो गया, लेकिन IMF ने आके जब तक उनसे बात नहीं की तो ना स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ, ना सऊदी अरब ने पैसे दिए। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है, लेकिन जो पॉलिसी बनाने वाले जरदारी साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये कहानी कुछ और। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्लैश नहीं है? आप लाहौर में बैठे हैं, सियासत का दिल है, यहाँ पर नून लीग या पीपल्स पार्टी जीत सकती है भला? शुक्रिया समी साहब। देखिए जो सियासी हकीकतें होती हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता। आप माजी में चले जाएं, एक टाइम था 1978-77 उस दौर में अगर आप देखें तो ऐसे लगता था कि जैसे पीपल्स पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसके बाद आगे चले
आप MQM की तरफ अगर देखें, MQM को बिल्कुल स्मैश किया गया, लेकिन MQM भी अपनी जगह पर मौजूद है। आप 99 में आ जाए, मुस्लिम लीग नून जब मियां नवाज शरीफ एग्जाइल में गए हैं तो ऐसे लगता था कि मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी अपनी जगह पर मौजूद है। आज PTI उसके हवाले से यही बात की जा रही है, ये सोचा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि आप सियासी हकीकतों को ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जो वोट बैंक और गली मोहल्ले की सूरत हाल है, वही उसी वजह से पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ, उसी वजह से KP का इलेक्शन नहीं हुआ, और अभी हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो आने वाले जनरल इलेक्शन है। मेरी ज़ाती राय है कि मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक इनको अपनी जीत वो यकीनी तौर पर नज़र नहीं आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार होंगे। दूसरी बात, आज जिस तरह जरदारी साहब ने पहले जरदारी साहब ने अनाउंस किया था कि अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता हूँ, आज सिंध के वज़ीर आला उन्होंने कहा है कि बिलावल वज़ीर-ए-आज़म होंगे। देखें, इन्होंने जब इलेक्शन में जाना है तो अपनी अपनी एक सियासी हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। ये तमाम पार्टियों ने उस वक्त कोलिशन में जाके इलेक्शन नहीं लड़ना, और क्योंकि इनकी अपनी शनाख्त मसख हो जाएगी अगर ये सब मिल के इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ेंगे। लिहाजा अपनी अपनी पहचान के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और आगे उनको अपना अपना रास्ता बनाना है। जिस तरह पीपल्स पार्टी अपना रास्ता बनाने के लिए वो एफ़र्ट्स कर रही है, मुस्लिम लीग और नून जो है वो अपना रास्ता तलाश करेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। जो ज़िमनी इंतखाबात हमने देखे थे पंजाब के अंदर, अगर आप उसको थोड़ा सा नज़र दौड़ाएँ तो उससे पहले जो PTI की गवर्नमेंट थी उस वक्त जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे, आपको याद होगा उसमें PTI हार गई थी। KP में भी हारी और पंजाब में भी हारी, लेकिन सिंध में भी हारी। उसके बाद जब PTI जवाल में गई है और PDM इक़्तिदार में आई है, तो वो जितने इलेक्शन थे वो आप देखें, सब रिज़ल्ट आपके सामने है कि मुस्लिम लीग नून के जितने इन्होंने लोटों को टिकट दिए थे, लोगों ने उनको पसंद नहीं किया और रिजेक्ट किया, और मुस्लिम लीग नून का अपना वोट बैंक उससे बुरे तरीके से मुतासर हुआ। और अब क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इनके लिए इलेक्शन और मुश्किल टास्क है। और मेरा ख्याल है कि जब तक इनको कोई इलेक्शन की बनी बनाई गेम नहीं मिलेगी, ये इलेक्शन के मैदान में नहीं उतरे। ठीक हो गया। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं जाने से पहले सिर्फ इतनी बात कहूँ कि इस दफ़ा इलेक्शन ना कराए, शायद ये इन हुक्मरानों की सवाबदीद पर नहीं होगा, इसलिए कि IMF ने जो एंट्री दी और फिर उन्होंने PTI से भी मुज़ाकरात किए, जिसमें जो तमाम जो डील है, ये जो 9 महीने का प्रोग्राम है, इसमें 1 बिलियन अभी मिलेगा, 1 बिलियन निगरानों को मिलेगा और 1 बिलियन फिर उसके बाद आने वाली हुकूमत को। तो ये जो मंजरनामा बनाया IMF ने, एक्चुअली वो इंश्योर किया उन्होंने कि इलेक्शंस होंगे। इसलिए इनकी तो ख्वाहिश हो सकता है वही हो जो आज़म चौधरी साहब कह रहे हैं, लेकिन जो अब इंटरनेशनली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, उसके बाद इस बात का भी इम्कान है कि वो प्रेशर पड़ेगा और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और फिर ख़ास तौर पर जो यूरोपियन यूनियन ने GSP+ के स्टेटस के हवाले से जो गुफ्तगू की है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। हम पाकिस्तान की जो बदलती हुई, तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। और हुक्मरान जो कहते हैं वो बड़ा उसका एक पर्पज़ होता है और वो बड़ी मीनिंगफुल बात होती है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज थे पेशावर में, वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया और एक उन्होंने बात कही, इस मुल्क में मंसूबों के हवाले से एक रिवाज बन चुका है कि हर जो करंट गवर्नमेंट है वो जाने वाली हुकूमत को कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं और हर चीज़ का इल्ज़ाम उस पर डालते हैं। जैसे आजकल इल्ज़ाम चल रहा है PTI पर, भारत की भी एजेंट यही थी और इसराइल की भी एजेंट यही थी। दुनिया जहान के जो प्रॉब्लम है या गंद है वो अब आप इनके खाते में डालें। ये मतलब पता है लोगों को कि ये किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की कि जी ये जो मंसूबे पिछले 77 या 75 ईयर्स में बने हैं, कागज़ों पे ही बने हैं,
और हुकूमत उसमें नवाज शरीफ साहब की रही है, इनकी अपनी कई दिहाइयाँ इन्होंने हुकूमत की है, तो इन्होंने जोश जज्बात में आके पिछले सारे जो बातें हैं इन्होंने कहा कि सब कागजी थी। तो वो मरीम नवाज साहबा कहती थी कि आप नवाज शरीफ साहब का टाइम निकाल दें तो पाकिस्तान में पीछे खंडरात हैं, ना वो कायद आज़म का कोई तस्लीम करने के लिए तैयार थी, ना कोई भुट्टो हीरा तस्लीम करने के लिए तैयार थी। उनको अपने अब्बा जानी के अलावा कोई बंदा ही ऐसा नहीं लगता था जिसने पाकिस्तान बनाया हो। लेकिन ज़रा सुनिए आप शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू, फिर इस पर बात करते हैं। कल मैंने अपनी तकरीर में कहा कि 75 साल बड़े बड़े मंसूबे बने, कागजी मंसूबे, उसके ऊपर बड़े बड़े लेक्चर्स हुए, सेमिनार्स हुए, लेकिन अमल कितना हुआ? आज अगर हमारा हमसाया हमसे आज आगे निकल गया है तो कसूर हमारा है। अब ये बात कि हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया, कोई और कहे तो साथ ही उसको निकाल के गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि जनाब आप ये बात कर रहे हैं। फिर करप्शन, हम सबको पता है करप्शन हो रही है, हम सबको पता है कर भी कौन रहा है, और ये भी पता है कि उसको ख़त्म कौन कर सकता है। लेकिन ज़रा सुनिए शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं। आज सिफारिश और करप्शन सिक्का राइजल वक्त है, इसका खात्मा आपने करना है। आज सिफारिश और करप्शन सिक्का राइजल वक्त है, इसका खात्मा आपने करना है। आज करप्शन और सिफारिश सिक्का राइजुल वक्त है और वो इसका ख़ात्मा वो कह रहे हैं कि आपने करना है। तो जुल्करनैन और किबला फ़खर रहमान साहब, ये जो करप्शन है ना, ये आपने ख़त्म करनी है, हुकूमत ने नहीं करनी। उनका काम है करप्शन करना, ख़त्म इसको आपने करना। अब कैसे ख़त्म करेंगे? आज़म साहब आप भी बता दीजिएगा, अगर आप सुन रहे हैं तो आप कैसे ख़त्म करेंगे करप्शन जी? सर सर से पाँव तक मुझे चेयरमैन लगा दें नायब का, हो सकता है कुछ ना कुछ करिए जनाब। मैं पूरी पीडीएम जमातों को जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने बंद कर दिया था ना कमरे में, वहाँ बंद कर दूंगा। आधी करप्शन तो यूँ ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद ऐसी सज़ाएँ देना शुरू करूँगा कि बाकी उससे इबरत हासिल करेंगे और जो है ना वो तौबा कर लेंगे। क्योंकि ये एक आज़म साहब जी वज़ीर, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बात तस्लीम कर ली है कि करप्शन है, सिक्का राइजुल वक्त है, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। तो ख़त्म किसने करनी है? इस मुल्क के। अच्छा, ये बड़ी एक ख़तरनाक स्टेटमेंट है आज़म साहब, इसलिए कि जब चीफ़ एग्जेक्टिव ये कहे कि मैंने ये ख़त्म नहीं करनी, यानी हुकूमत ने ख़त्म नहीं करनी, ये आपने करनी है, तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो विजिलेंटे जस्टिस है कि लोग जो गलियों में पकड़कर चोरों को मारते हैं, इसका कोई गलत मतलब भी ले सकता है। तो ये बड़ी एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है ऑन द पार्ट ऑफ शहबाज शरीफ, ये कहना हुकूमत का कि जी करप्शन आपने ख़त्म करनी है, आवाम की तरफ इशारा करके। और जो ले रहे हैं माल, जो बना रहे हैं, जिनके पास इख्तियार है, वो कहते हैं हमने नहीं करनी। जी, ये मैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये अपनी नाकामी का एतराफ़ है। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे कि करप्शन किसने ख़त्म करनी है, तो ये उस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी का एतराफ़ होता है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है इस करप्शन को ख़त्म करें, लेकिन वो अजीब उनका तकाज़ा है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ, जब स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करती, जब ये फ़ैसले गली महल्ले में होंगे, तो आप खुद उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर क्या होगा, कहाँ कैसे कैसे जरगे होंगे और कैसे कैसे फैसले किए जाएंगे। अच्छा जी, फिर पाकिस्तान आपकी बात पर तो हम यकीन नहीं करते आज़म चौधरी साहब, हम आपकी बात पर यकीन नहीं करते। आज वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा है जी आप तो बहुत झूठे आदमी हैं, यानी आप सहाफ़ियों के लीडर हैं, प्रेस क्लब के सदर हैं, और उन्होंने कहा कि ये तो सारे झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने आज बड़ी सहाफ़त सिखाई है कि खबर में उसका वर्जन लिया जाता है, उसका वर्जन लिया जाता है, और पता नहीं क्या कुछ। तो मुझे ये बताइए, ये आपको झूठ बोलने की आदत कब से हुई आज़म चौधरी साहब? ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। और आप देखें कि एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इजहार राय की आज़ादी के लिए, और पाकिस्तान के चीफ़ एग्जेक्टिव से भी ये मैं सवाल कर रहा हूँ कि जनाब कैसे आप पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाएंगे। लेकिन वहीं पर जो अमली इक़दाम किया गया उस पर मोहर सबत कर दी गई है कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ मेरा सवाल 100% दुरुस्त है। भाई आपको मैं यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सहाफ़ियों को बोलने दें, लिखने दें, और आपने बोलने से उसी वक्त रोक दिया, ऑफ एयर कर दिया। अब अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके मैं बात करता हूँ इस पर।
जी जी प्लीज़। 2022 मई की बात है, मुझे पीटीवी से कॉल आती है कि आपको एक बाखबर नाम का प्रोग्राम है, उसमें हम आपको एज ए एनालिस्ट शामिल करना चाहते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, हर जर्नलिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो स्क्रीन पे बैठे या कुछ लिखे। जब मुझे शामिल कर लिया जाता है और मुझे कुछ नहीं पता कि इसकी मुझे पेमेंट की जाएगी, क्योंकि पीटीवी का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करवा लेते हैं। 3-4 माह बाद सितंबर में जाके मुझे एक अप्रूवल लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर कह लें, अप्रूवल लेटर कह लें, वो मुझे रिसीव होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि पर प्रोग्राम हम आपको 18,000 रुपया अदा करेंगे, चाहे वो बाखबर प्रोग्राम के पैसे हों, चाहे वो किसी और प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन हो। मुझे उस हिसाब से पेमेंट होना शुरू हो गई और मुझे समझ आई कि बाकायदा ये एक सिलसिला रोज़गार है। जब आप काम करते हो प्रॉपर, आपको अच्छी हैंडसम उसमें अमाउंट आपको पे की जाती है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस दिन मुझे पीटीवी ने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि वहीं से आपने हमने एक स्पेशल ट्रांसमिशन करनी है गवर्नर हाउस से, जिसमें 3 जर्नलिस्ट हैं, आप भी उसका पैनल का हिस्सा होंगे। मैंने कहा जी ठीक है, क्योंकि मैं पीटीवी से पैसे ले रहा था और एग्रीमेंट के मुताबिक, अप्रूवल के मुताबिक, तो मैं बाउंड था कि उन्होंने मुझे कहा तो मैं शामिल होता। जब मैं सवाल करता हूँ वज़ीर आज़म से, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, लोग चाय पी रहे हैं, तो मुझे पीटीवी की तरफ से वहीं पे गवर्नर हाउस के उसी कमरे में मुझे आगाह किया जाता है कि जी आपका नाम उस पैनल से निकाल दिया गया है। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, होता है कई दफ़ा के पैनल के अंदर नाम भी आते जाते हैं। मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। उसके बाद जो मेरा रेगुलर प्रोग्राम था बाखबर, वो उस वीक में 2 दिन और होता है, फिर लास्ट वीक में 3 दिन और होता है, 5 एपिसोड उसकी चलती है। मुझे किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाता। अच्छा, मुझे समझ आ गई कि इन्होंने वाकई मुझे ऑफ एयर कर दिया, ब्लैकआउट कर दिया। लेकिन मुझे तहरीरी तौर पर, क्योंकि एक एग्रीमेंट दिया गया था, तहरीरी तौर पर मुझे कहीं कोई आगाह नहीं किया गया कि आपको ऑफ एयर किया गया या नहीं किया गया। अब उस पर इतने दिन गुजर जाते हैं। मैं इसलिए नहीं बोलता कि समी साहब, मैं एक नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की, लाहौर प्रेस क्लब की प्रेसिडेंटशिप। मैं वहाँ बैठ के, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे लिए, आप मेरे लिए नौकरी बहुत सारी ज़िंदगी यही काम रहा है, कभी हम कहीं कभी कहीं, नौकरी आनी जानी रही है, तो मैंने इसको इतना कुछ सीरियस नहीं लिया। इस दौरान एक अखबार में ख़बर छपती है आज सुबह। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं थी कि आज वो ख़बर छपी है। मुझे कुछ दोस्तों ने लिंक भेजा, जब मैं देखता हूँ तो वो बड़ी डिटेल में और ख़बर बिल्कुल दुरुस्त थी। अच्छा, उस खबर के बाद खासा उस पर शोर मचा, और मेरा हाल है पेशावर के अंदर शायद थी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने आगे से कहा कि वो पीटीवी के एम्प्लॉई नहीं है। और मैं वाकई एम्प्लॉई नहीं हूँ, मैं तो फ्रीलांस कर रहा हूँ, पर प्रोग्राम मेरे साथ वो पेमेंट करते हैं, तो मैं तो उसमें उनका मुलाजम हूँ ही नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे एक प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और मुझे ऑफर किया गया। क्यों किया गया कि मैंने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन की बुनियाद पर। बहरहाल आज एक प्रोग्राम के अंदर मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन भी थी, टेलीफोन लाइन पे मैं भी था, उसमें तो अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसमें उन्होंने डिसाउंड नहीं किया कि मैं पीटीवी से मुंसलिक हूँ या नहीं हूँ। उन्होंने कहा हाँ ये पैनल का हिस्सा है, एनालिस्ट है उसमें। देखिए ये आप, और दूसरी बात है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गुफ्तगू की, मुझे एक सियासी पार्टी के साथ नथी करने की कोशिश की गई। भाई मेरा क्या तल्लक है, या जर्नलिस्ट का क्या तल्लक है सियासी पार्टियों के साथ नथी होना। मेरा तो काम है सवाल पूछना। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरा एसेट है वो ये है कि मैं सवाल करूं। और मैंने पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्टों का, मेरे सवाल को अगर आपने सुना हो, मैंने उसमें क्वेश्चन ये किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस वक्त परेशान हैं, बड़ा और मैंने पूरे पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी की नुमाइंदगी की थी। एब्सोल्युटली, आपका जो सवाल था बिल्कुल, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर जाहिर है उनसे बड़ा तो कोई फोरम नहीं है, बजाय इसके कि वो इसका कोई उस वक्त हमें हल देते, कोई ऐसा तरीकाकार होता कि हम लोग बैठ के ये जो मसाइल हैं इनको खुद हल करें, गवर्नमेंट हमारे साथ मुआवनत करे। उन्होंने बजाय इसके कि हमें उसमें एक पार्टी बना के तो ये सारा कुछ सामने लेके आए। जी बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि जी आपका जो सवाल था आज़म चौधरी साहब, वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ियों की सूरत हाल है उसके हवाले से था, और एक बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन था। लेकिन मुझे अफसोस हुआ मरियम औरंगज़ेब साहबा, आप बिल्कुल, आप सियासी पार्टी हैं, आप दूसरी सियासी पार्टियों पर जिस कदर मर्ज़ी तनकीद करें,
लेकिन अब जो सहाफ़ी आपकी मर्ज़ी का सवाल नहीं करता, आप उसे दूसरी पार्टी से नथी कर देते हैं और आप कोई एहसान कर रहे हैं ये कह करके जी हमने वज़ीर आज़म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबको बुलाया। दिस इज़ योर ड्यूटी। आप जो मीडिया है वो आपकी अगर ख़बर छापता है तो ये आपका फ़ायदा है, इसमें आप कोई एहसान नहीं कर रहा है किसी पे कि हमने उसको बुलाया नहीं बुलाया। और वहाँ पर जो भी बंदोबस्त है, गवर्नर हाउस जो है ये पाकिस्तान की कौम की, पाकिस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी है। ये कोई जाती उम्रा में कोई मियाँ शहबाज शरीफ साहब का घर है या आपका घर है कि जिसमें आपने किसी को बुलाना है या नहीं बुलाना और इसमें आपकी सवाबदीद चलेगी। बड़ा कंटेम्पचुअस इनका रवैया था और मैं तवक्को नहीं करता था मरियम औरंगज़ेब साहबा से कि वो इस किस्म या इस लेवल पर जाएंगी। हैं कुछ लोग जिनके मैं नाम ले सकता हूँ जो इस लेवल पर जाते हैं, लेकिन आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जिस तरह गुफ्तगू की, एटलीस्ट उनसे मैं सहाफ़ियों के हवाले से ये तवक्को नहीं करता था कि वो ये गुफ्तगू करें। बहरहाल एक छोटा सा वक्फ़ा और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ कि जनाब वैसे तो इलेक्शन कराए नहीं, अब आजकल कह रहे हैं पंजाब हुकूमत को कि जल्दी जल्दी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, क्योंकि असम्बली तो है नहीं वहाँ पे, ये EVM निकालो ताकि हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। एक और बड़ी वारदात करने का प्लान जनाब सुल्तान सिकंदर राजा साहब का। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। फ़खर रहमान, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इलेक्शंस की। मैं ज़रा दोबारा आपसे सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि आपने ब्रेक में कहा कि इलेक्शन क्यों होंगे, यू हैव रीजंस टू टेल। देखिए, इलेक्शंस इसलिए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब पंजाब और KPK के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें शेड्यूल दें, पैसे दें 22 अरब रुपए, तो उस वक़्त हुकूमत का मौक़िफ़ यही था कि जी सारा इलेक्शन नहीं, पैसे नहीं है और फिर सारा इलेक्शन हम एक साथ कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये बात बावर कराई गई कि सारा इलेक्शन जो है वो एक साथ होगा और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को जो है उसको रोक के रखा हुआ है। अब आप ये देख लें कि जो सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन का ऑर्डर है उसकी वायलेशन हो चुकी है। उसकी जो अगर कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है वो उसके अंदर वज़ीर आज़म से लेकर बहुत सारे लोग, वो तो जुल्करनैन खबर दे चुका है कि वो जजेस शायद इसको नहीं करेंगे। जुल्करनैन अपनी जगह पर बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, आपके पास भी यही रीज़न है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे? जी, इलेक्शन ज़रूर होंगे। दूसरी बात ये है कि अब इन्होंने क्योंकि कहा कि जी इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। देखें, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारी जो डाली है, इलेक्शन कमीशन भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से नहीं हट सकता। अब तो असेंबली अपना टेन्योर मुकम्मल कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ना वो बाइंडिंग। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब जुल्करनैन एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो फंडिंग का केस था, बड़ा रौला था। PTI की फंडिंग तो बिल्कुल यूं कड़े मेयार पे आ गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग करने वाली कमेटी गायब हो गई है और इलेक्शन कमीशन को परवाह ही नहीं है कोई। देखिए, 2017 में फ़रूक हबीब ने ये केस किया था कि इनकी भी फंडिंग की तहकीकात की जाए। उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी बनी, फिर टूटती रही, फिर उस पर हेयरिंग्स हुई, फिर लास्ट टाइम इनसे डाटा इकट्ठा किया गया और कहा गया कि जी अब ज़रूरत हुई, अभी हम खुद एनालिसिस करेंगे, ज़रूरत हुई तो मामलत के लिए वकला को या अफ्रीकन को बुला लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम अपनी रिपोर्ट फाइनल कर देंगे। इस बात के बाद भी तकरीबन 1 साल होने को है, 2 दफ़ा कमेटी जो है ना वो गैर फाल हो चुकी है, कभी मेंबर रिटायर हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। अब 10 मई को इलेक्शन कमीशन ने अपना एक इजलास किया इंटरनल। उस इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो DG लॉ की सरबराही में कमेटी है उसको कहा कि जी 15 दिन के अंदर आप हमें रिपोर्ट दें कि क्या पेशरफ्त हुई है, किधर पहुंचा है काम, कितना नहीं हुआ, एक इंटरिम से रिपोर्ट दे दें। वो रिपोर्ट जमा करवाई गई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जनाब फ़लाँ साहब जो है ना ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से जो नुमाइंदे थे वो रिटायर हो चुके हैं, फ़लाँ जो दूसरे साहब थे उनकी आपने ट्रांसफ़र कर दिए, पीछे मैं कला रह गया। तो यही रिपोर्ट है कि कमेटी गैर फाल है। तो अभी तक उसके बाद से कमेटी फाल नहीं हुई आज के दिन तक। ये कमेटी अब कब फाल होगी, जब फाल होगी तब वो सारी रिकॉर्ड का जायज़ा लेगी, तब कुछ करेगी। तो PTI को कहा जाता था कि जी आपने 8 साल लटकाया केस, तो 6 साल से तो ये भी लटक गए। शायद ये 8 पूरे होने के बाद इसको भी कोई बेल जो है ना इसकी भी मुंडेट चढ़ जाए, लगती नहीं। अच्छा जी, अब क्योंकि आज का दिन बड़ा इसहाक डार साहब ने बड़े शुक्रिया अदा किए हैं बरदर मुल्क के कि आ गया, मदद को आ गया, और शहबाज शरीफ साहब भी फूले नहीं समा रहे थे और पता नहीं क्या कुछ कह गए। रिफाइनरी कायम होगी जी सऊदी अरब और UAE की मदद से $15 अरब की।
उन ममालिक के यहाँ पर सफारत खाने भी हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारे जो अपना इसहाक डार साहब हैं ये खुल अब ये उनके तर्जुमान बन गए। जी बिल्कुल। देखें समी साहब, जब आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो उस वक़्त उन्होंने 20 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात की थी। अब जिसने पैसे जिस जगह पे खर्च करने होते हैं वो बयान उसका वैलिड होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये इस हुकूमत के चंद दिन बाकी हैं और ये कभी किसी मुल्क के बारे में कहते हैं कि वो 24 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, कभी किसी मुल्क के बारे में कह रहे हैं। अब ये एक गुमराहकुन चीज़ है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात, आप ये देखें कि जो इलेक्शन का मामला है उसके अंदर भी पूरी जो यूरोपियन कम्युनिटी है, पूरी जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम हो, बैरूनी सरमायाकारी हो, अंदरूनी सरमायाकारी हो, ताकि पाकिस्तान जो है वो स्टेबलाइज हो। उसके लिए वो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, और जैसे ये होगा तो आपकी अंदर जो है माशी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये चीज़ें जो इस वक्त इसहाक डार साहब कह रहे हैं, ये क्योंकि बयानिया कोई नहीं है इलेक्शन में जाने का, तो इसलिए ये चीज़ें कर रहे हैं। जब आखिरी सवाल आपसे, ये सूबाई असम्बली के इंतखाब कराए नहीं, पंजाब में ये बल्दियाती इलेक्शन, AVM फटाफट दूर करो, लेजिस्लेशन करो, इलेक्शन कमीशन अचानक एक्टिव हो गया, इसके पीछे क्या है? देखें, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्च में फ़ैसला दिया था इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, वो नहीं कराए इन्होंने, और कहा था कि 120 डेज़ के अंदर आपने बाउंड ऐप कराने के। वो 120 डेज़ गुजर चुके हैं। अब ये सिर्फ अपना थोड़ा सा हाथ पाँव मारने की कोशिश कर रहे हैं अदालत को, ताकि कंटेम्प्ट की कल को पिटीशन है हम कह सकें देखें जी हमने तो कोशिश की थी, आगे वसाइल नहीं मिले या गवर्नमेंट नहीं मानी। जिस दिन पहली दफ़ा इलेक्शन से एक दिन पहले इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुआ था, उस वक्त राना सनाउल्लाह ने ऑन रिकॉर्ड आके मीडिया के ऊपर कहा था, एक TV चैनल पर मैंने सुन रहा था, इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन के बाद होगा, उससे पहले मुमकिन नहीं है। शुक्रिया जुल्करनैन और फ़खर साहब, आपका भी शुक्रिया। बहरहाल ये पाकिस्तान की वतन अज़ीज़ की सूरत हाल है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अपडेट हम आपको नहीं दे सके, टाइम ख़त्म, लेकिन एक जाते जाते मैं बता दूं कि आज बड़े कहके लगते रहे कमरा अदालत में, क्योंकि IG ने आके ये कहा जेल खाना जहाज ने कि हम कूलर में बर्फ़ डाल के ठंडी हवा देते हैं परवेज़ इलाही को, और वहाँ पे लोग हंसने लग गए कि वाह IG साहब क्या आपकी मोहब्बत है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए। बहरहाल एक सॉलिड रॉक की तरह खड़ा है चौधरी परवेज़ इलाही। और कल जिस वक्त पुलिस ने शोर मचा दिया और जो सहाफ़ी सवाल कर रहे थे चौधरी शुजात की मुलाकात के हवाले से, तो असल वर्ड जो कहे परवेज़ इलाही साहब ने, जब उनसे ये कहा जा रहा था कि कोई डील हो गई है, आप PTI छोड़ रहे हैं, आप वापस जा रहे हैं अपनी जमात में, तो उन्होंने ये कहा जो सुनाई नहीं दिया उस वक्त, कि ये सब बकवास है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना खुशियाँ वापस ला कर देगा
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।